नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सबका जीडीपी कॉर्नर के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमने ये जो सीरीज शुरू की है जिसमें हम पुलिस भर्ती रिलेटेड यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती बहुत ही नजदीक है। बहुत ही एक महीना ही आपके पास बचा है, तो एक महीने में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का टारगेट जो हमने रखा है, हार्डली हम जो है वो 50,000 क्वेश्चन जो है उसे कवर करने वाले हैं। बट उसको कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो रोज सेशन जो है अटेंड करने पड़ेगी। हम छोटी 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 चीजों को मिला के ये क्वेश्चन जो है बना रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस पे ही आपको मिलेंगे। मतलब पीवाईक्यू बेस पे ही क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं, ताकि आपको इजी हो जाए कोई भी क्वेश्चन को हैंडल करने में। और साथ ही हम चारों क्वेश्चन को जो जो चारों ऑप्शन है उसे भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपके पास नोट्स भी बने रहे कि हमें किन चीजों पे काम करना है। ओके। ज्यादा वक्त ना गवाते हुए आपकी पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू करते हैं, और इसी के साथ पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रख दीजिएगा। तो ओके, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है? मोरादाबाद, फिरोजाबाद, खुर्जा या कन्नौज? तो किसे जाना जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा वो शहर है मोरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश के पीतल नगरी कहा जाता है मोरादाबाद को। ठीक है, ये पीतल के लिए, पीतल के हस्तशिल्प जो होते हैं ना उसके लिए फेमस है। बट फिरोजाबाद सर किसके लिए फेमस है, तो ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, कांच की चूड़ियां। ठीक है, तो कांच की चूड़ियां अगर कभी भी ये वर्ड आ गया तो हमेशा ध्यान में रखना है फिरोजाबाद। ठीक है। ओके, उसके बाद खुर्जा किसके लिए फेमस है, तो खुर्जा आपको पता होगा मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है खुर्जा। ठीक है। और कन्नौज किसके लिए फेमस है, तो कन्नौज है इत्र का शहर। ठीक है, कन्नौज में जाते ही खुशबू फैल जाती है, तो इत्र का शहर ये कहा जाता है कन्नौज को। ठीक है, तो ये शहर जो है ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ओके, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? ठीक है, लखनऊ में 1857 का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल या कुंवर सिंह? तो ये किसने किया था, तो आप सबको ही पता होगा, ये किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, लखनऊ आ गया तो बेगम हजरत महल ध्यान में रखना है। रानी लक्ष्मी आ गई तो क्या ध्यान में रखना है, झांसी। ठीक है, नाना साहब आ गए तो क्या ध्यान में रखना है, कानपुर। ठीक है, नाना साहब आ गए तो कानपुर ध्यान में रखना है। और कुंवर सिंह आ गए तो बिहार, जगदीशपुर। ठीक है, तो बिहार का जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने हैं ताकि आपको इजी सवाल जाए। और बेगम हजरत महल कहाँ के लिए जानी जाती है, तो ये लखनऊ के लिए। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, झांसी की रानी थी, रानी होती है गुलाब जैसी, इसलिए रानी जो है ध्यान में रखेगा। ओके। अभी अगर पूछा जाए कि ये रिवॉल्ट को खत्म किसने किया था, तो झांसी का रिवॉल्ट किसने खत्म किया था, ह्यू रोज ने। ठीक है, ये आपको पता होगा, इसलिए ध्यान में रखेगा। झांसी की थी एक रानी, रानी होती है गुलाब जैसी, गुलाब को अंग्रेजी में कहते हैं रोज, और ह्यू रोज ने उसे खत्म किया था। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इसलिए ध्यान में रखना है। नाना साहेब कानपुर के लिए थे। ठीक है, नाना साहेब कानपुर, तो कान है तो बाली ध्यान में रखेगा, यानी कि आपको याद हो जाएगा कैंपबेल। कैंपबेल। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें। और बेगम हजरत महल, ठीक है, ये किसके लिए थी, ये थी लखनऊ के लिए। तो लखनऊ के लिए क्या ध्यान में रखना है, लखनऊ के आपको महल काफी मिल जाएंगे, तो लखनऊ के लिए ध्यान में रखेगा बेगम हजरत महल। ठीक है, ये आपके लिए लखनऊ के लिए भी याद हो जाएगा। और लखनऊ का सर रिवॉल्ट खत्म किसने किया था, कि कौन अंग्रेज था जिसने लखनऊ का रिवॉल्ट खत्म किया था? तो लखनऊ के आप अगर कभी गए होंगे तो लखनऊ में लॉक काफी मिलते हैं, लॉक काफी डिजाइन की मिलते हैं। लॉक यानी ताले जो हम दरवाजों पे लगाते हैं ना, वो काफी डिजाइन की मिलते हैं। तो ध्यान में रखना है हैव लॉक। वहां पे जिसने रिवॉल्ट को खत्म किया था वो था हैव लॉक। ठीक है, ये याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ओके, पंचायत राज फर्स्ट स्टार्ट, मतलब पंचायत राज को किसने सबसे पहले, कौन से राज्य ने जो है वो शुरू किया था पंचायत राज को? ठीक है, ये किसने शुरू किया था, तो तारीख एक ही ध्यान में रखनी है, 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज ने राजस्थान में जो है वो स्टार्ट किया था। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में सर, तो वो भी ध्यान में रखना है, नागौर जिला। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। सर हमारा जो प्रदेश है यूपी, वहां पे कब एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1949 में। पंचायत राज अधिनियम जो है लागू किया गया था, 1949 में अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। बट एक्चुअली जो शुरुआत है वो है 2 अक्टूबर 1959 की, वो है नागौर की, 1949 नागौर की। ठीक है। और सर गुजरात या बाकी जगहों पे कब स्टार्ट किया गया था, तो इसमें काफी बाद में किया गया था। बट फर्स्ट ध्यान में रखना है राजस्थान। और इसके लिए एक छोटी सी चीज जो है वो ध्यान में रखिए, देखिए उत्तर प्रदेश के लिए 1959 49 है, बट यहाँ के लिए जो अमेंडमेंट ध्यान में रखनी है वो है 1992 की अमेंडमेंट। ठीक है, 73। ठीक है, तो हमेशा 73 आ गई तो यहाँ पे रखना है ग्रामीण भाग के लिए यानी गांवों के लिए 73, और 74 किसके लिए होता है रे, शहरी भागों के लिए। ठीक है, 74 होता है शहरी भागों के लिए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है।
ओके। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमें, किस गैस को लिफिंग लाफिंग गैस जो है वो कहा जाता है, मतलब वो गैस सुनते ही आपको हंसी आ जाएगी। ठीक है, वो गैस सुनते ही आपको हंसी आ जाएगी। ऐसी कौन सी गैस होती है, तो वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, जिसका फॉर्मूला अगर ध्यान में रखना हो तो रखिए, N2O। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये गैस अगर आप सुनते भी हो, ठीक है, अगर आप सुनते भी हो ना, अगर आपके कान नाक के पास भी आ गई, तो भी आपको बेहद हंसी जो है वो आ जाएगी। इसलिए इसे लाफिंग गैस जो है वो कहा जाता है। इसमें डोपामाइन जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, हमें खुशी मिलती है, इसलिए हमें काफी हंसी आती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ध्यान में रखना है, जैसे कहा जाता है लाफिंग गैस। ठीक है, और यहाँ पे और एक नाम दिख रहा होगा, मीथेन। मीथेन को क्या कहा जाता है पता है, मार्श गैस। मार्श गैस। ठीक है, ये कहा जाता है मीथेन को। ठीक है, मार्श गैस। ठीक है, और मीथेन जो है काफी फेमस होता है, मतलब जो सब्जियां वगैरह होती है ना, वो जमीन में कूटने के बाद वो जो खराब सब्जियां होती है उससे ही मीथेन जो है बनाया जा सकता है। और मीथेन काफी फैक्ट्रीज में काफी यूजफुल जो है वो होता ही है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक ही गैस है जो एक्चुअली आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है सीओ। ठीक है, ये जो है ना इसे जहरीला गैस कहा जाता है, जहरीला। ठीक है, गैस जो है वो सीओ को कहा जाता है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। ओके। गायत्री मंत्र टेकमन बीच वेदा, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आपको पता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, यह ऋग्वेद सबसे पुराना है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। तो कभी भी पूछा जाए मंत्र कहाँ पे है, तो मंत्र है ऋग्वेद में। म्यूजिक कहाँ पे है, म्यूजिक, ठीक है, बोलने की पद्धत यानी म्यूजिक हो गया, सॉन्ग्स, ये आपको ध्यान में रखना है सामवेद में। तो एस से सॉन्ग्स याद हो जाएगा, बट एक्चुअली इसमें म्यूजिक ही है। ठीक है, उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या आपको मिल जाएगा, तो इसमें व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, पता होगा ना ब्लैक मैजिक, मूवी देखी होगी ना भूल भुलैया। तो ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी। और अथर्ववेद में क्या है, जीवन कैसे जीने का तरीका, जीवन जीने का तरीका जो है वो आपको अथर्ववेद में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। अथर्ववेद में जादू टोना भी मिल जाएगा, औषधि भी मिल जाएगी। बट यजुर्वेद जो है वो खास तरह से, यजुर्वेद ध्यान में रखना है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट मैजिक के बारे में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, बट ये पढ़ने नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। ओके। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त तो कौन करता है? तो क्या लगता है आपको, राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता होगा? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इसके लिए भी ध्यान में रखना है, ये करते हैं प्रेसिडेंट। तो गवर्नर जो होता है उनको प्रेसिडेंट ही नियुक्त करता है, चुनता है। बट आपको ध्यान में रखना है, जो स्टेट होते हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज होती है, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और स्टेट यानी राज्य, जैसे हमारा यूपी जो है वो राज्य है ना, तो स्टेट जो है उनके लिए ध्यान में रखना है, वहां पे जो होते हैं राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर। ठीक है, और यूटी में क्या होते हैं सर, यूटी में होते हैं नायब राज्यपाल, नायब राज्यपाल। और कुछ यूटी में होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासक। ठीक है, बट राज्यपाल हो या नायब राज्यपाल हो या प्रशासक हो, सबको एक ही पर्सन चुनता है, और वो होते हैं कौन, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चाहिए रे क्राइटेरिया, तो कोई एक ग्रेजुएशन वगैरह चाहिए क्या? तो नहीं, राष्ट्रपति अगर आपको भी बनना है तो आपको सिर्फ क्या बनना पड़ेगा, इंडियन आप होने चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप आपके होनी पे चाहिए, यानी भारतीय नागरिकत्व तो आपके पास होना चाहिए। और 35 उम्र जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी 35 एज कंप्लीट है तो आप इजीली जो है राष्ट्रपति बन जाओगे। ठीक है, बट आपको इलेक्शन भी लड़नी है। ओके। हाँ, उसके बाद व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ये तो आप सबको ही पता होगा, ये मुझे नहीं लगता कोई बताने की जरूरत है। बट कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा, आपको सबको पता है, हिंदी तो होगी होगी, बट अदर कौन सी है, उर्दू है, संस्कृत है या इंग्लिश है? तो वो कौन सी हो सकती है, तो हमेशा याद रखना है, वो है हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर कहीं भी पूछी जाए तो क्या ध्यान में रखना है, हिंदी एंड उर्दू जो है वो है उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज, अधिकारिता भाषा। कब एक्चुअली इसे एक्सेप्ट किया गया था, 1947 को हिंदी को एक्सेप्ट किया गया था, और 1989 को उर्दू को एक्सेप्ट किया गया था एज अ दूसरी भाषा। ठीक है, दो लैंग्वेज होती है, कोई भी स्टेट में होती है दो लैंग्वेज। जैसे आप महाराष्ट्र में जाते हो तो आपको मराठी भी मिल जाएगी, हिंदी भी मिल जाएगी। गुजरात में जाते हो तो हिंदी भी मिल जाएगी, गुजराती भी मिल जाएगी। वैसे ही आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हिंदी भी है और उर्दू भी है। हिंदी 1947 में एक्सेप्ट की गई थी, और उर्दू को जो है 1989 में जो है एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, ओके। MRI स्टैंड फॉर, MRI का पूरा जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो क्या होता है? इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, तो एक ही ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो है वो है किसका लॉन्ग फॉर्म, तो MRI का। ठीक है, आपने मतलब किसी भी आपके दोस्त ने या कहीं ने भी MRI अगर कराया होगा तो उनको भी पता होगा, मैग्नेटिक, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसका होता है लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये हमारे जो अंग होते हैं ना, विस्तृत अंग जो होते हैं उनकी तस्वीरें लेने के लिए ये MRI यूज होता है।
ठीक है, हॉस्पिटल में ही यूज होता है। ओके, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? क्या लगता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी होगी? तो ये ध्यान में रखना है, वो कौन सी है? शारदा कैनल। ठीक है, शारदा नहर जो है ना वो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे बड़ी भी है और लंबी भी है ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी नहर भी है और ये सबसे लंबी नहर भी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? बिहू किस राज्य का त्योहार है? आप सबको ही पता होगा बिहू किस राज्य का त्योहार है। आसाम, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। अब यहाँ पे यूपी तो नहीं है, बट यहाँ पे ध्यान में रखना है बिहू कहाँ का है, तो बिहू है एक्चुअली आसाम का। ठीक है, तो यहाँ पे बिहू एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक त्योहार है। ठीक है, बट अगर हमेशा ध्यान में रखेगा, मैं इसलिए ये चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि बिहू आसाम का है, बट और एक राज्य ऐसा है जिसके बारे में ऑलरेडी आपके ही इसमें पूछा गया है, यानी यूपी के ही पुलिस भर्ती में उसको ऑलरेडी एक सवाल जो है आ चुका है, और वो कौन सा राज्य है? वो है नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड का पता है कौन सा है? नागालैंड का है हॉर्नबिल। ठीक है, काफी फेमस है। ठीक है, हॉर्नबिल। तो हमेशा ध्यान में रखना, नागालैंड के लिए हॉर्नबिल उत्सव और आसाम के लिए जो है बिहू उत्सव। ठीक है, ये ध्यान में ही रखना है। ठीक है, उसके बाद मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर या 8 मार्च? ठीक है, आपको पता है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपने पिछला सेशन देखा होगा ना तो उसमें मैंने बताया है। ठीक है, कि एक्चुअली मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है वो मनाया जाता है दिसंबर मंथ में, यानी 10 दिसंबर। आप यहां से भी इजीली आंसर निकाल सकते हो। देखिए कैसे, तो हमेशा कॉलम वाइज जाइएगा। ठीक है, कॉलम वाइज, जैसे कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे वन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे वन रिपीट हो रहा है, और कहीं रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। जीरो कहीं पे नहीं। दिसंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी दिसंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी दिसंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कौन सी, देखिए अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा तो आपने गलत होने के चांसेस कितने? 100%। कोई भी आंसर नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली गलत होने के चांसेस है 100%। बट आपको एक भी आंसर आ रहा हो, मतलब दो भी आंसर पता चल गया ना, तो भी आपके जो गलत होने के चांसेस वो 50-50% बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके 50% जो है आंसर क्लियर हो गया, मतलब आपको 100% पता हो गया कि ये नहीं है और ये नहीं है, इन दोनों में से। बट एक्चुअली सही आंसर क्या है? 10 दिसंबर। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा 10 दिसंबर। 1 दिसंबर किसके लिए होता है? एड्स डे। ठीक है, एड्स डे होता है 1 दिसंबर। 24 अक्टूबर किसके लिए होता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, यानी यूनाइटेड नेशन दिवस इसे कहा जाता है। और 8 मार्च किसके लिए होता है? आप सबको ही पता होगा, माताओं के लिए यानी महिलाओं के लिए। ठीक है, 8 मार्च होता है महिलाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य, क्या लगता है आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब जो है मनाया जाता होगा? तो सबको इसका आंसर जो है वो याद ही होना चाहिए। बट मैं हमेशा क्वेश्चन के आंसर तो आपको दे देता हूँ, बट मैं आपको इस बार एक टास्क देता हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ आप टास्क से यही बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। आप मुझे रिसर्च करके बताइए, डायरेक्ट गूगल पे नहीं ढूंढना है आपको, प्रॉपर रिसर्च करनी है और उसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे जो है करके आते हैं। ठीक है, ओके, तब तक हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कंप्यूटर के किस भाग का उसका मस्तिष्क जो है कहा जाता है? ये आपको सबको पता होगा, किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, सीपीयू का लॉन्ग फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे कहा जाता है मस्तिष्क। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, उसके बाद चंदेरी का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा हुआ था? चंदेरी का युद्ध पता है आपको, बाबर और किसके बीच में हुआ था? तो च- चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है, मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, कब लड़ा गया था सर? 1528 में। ये जो है वो बाबर और चंदेरी के बीच में, मेदिनी राय के बीच में ये जो चंदेरी का युद्ध है वो हुआ था। ठीक है, राणा संघ के लिए कौन सा युद्ध पता है? राणा संघ के लिए कौन सा युद्ध जाना जाता है? खानवा का युद्ध। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1527 में। ठीक है, और साथ ही अगर राणा सिंह इनके 1527 का युद्ध अगर पता चल जाए तो हमेशा इब्राहिम लोदी का भी एक वॉर जो है उसे याद रख लीजिएगा। इब्राहिम लोदी का कौन सा वॉर है? पानीपत। ठीक है, पूछा जाता है पानीपत पे सवाल। तो पानीपत, और साल कौन सा ध्यान में रखना है? 1526। तो मैंने ये क्यों बताया यहाँ पे, तो देखिए 1526, 1527, 1528। ठीक है, ये तीन ध्यान में रखना है। तो पहले कौन सा ध्यान में रखना है? इब्राहिम लोदी, राणा और मीडियम, IRM। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेगा, जिसका युद्ध किसके साथ हुआ था? बाबर। ठीक है, इसके साथ जो है अलग अलग युद्ध जो है वो हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था जो है, जिसे इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, वो एक्चुअली कौन से शहर में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बरेली में, कानपुर में, मथुरा में या मीरठ में? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है बरेली, इज्जत नगर। ठीक है, तो बरेली में ही क्या है रे, तो इसका जो सही आंसर है वो हो सकता है ये है इज्जत नगर में ही आपको भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था जो है, यानी इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मिल जाएगा। तो बरेली जो है आपको याद रखना ही है।
ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कंप्यूटर भाषा एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी एचटीटीपी का लॉन्ग फॉर्म जो है क्या है, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ध्यान में रखना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या मिल जाता है आपको, इसका सही आंसर जो है मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी आप इजीली आंसर जो है कैच कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऊपर के कॉलम से जाते हो तो यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल कितने बार रिपीट हुआ है, प्रोटोकॉल यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, 3 बार यहाँ पे नहीं है, मतलब ये आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है, तो आप ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचे हैं 2 आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाई, हाइपर, हाई, मतलब आपको जो है सही आंसर इन दोनों में से ही मिल जाएंगे, मतलब आपके 100% गलत होने के चांसेस हो गए 50%। अब कोई भी तुक्का मार दीजिए, जो आंसर जो है वो 50% पे आ गए, मतलब मैक्सिमम टाइम ये सही होने के चांसेस हो 50% बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था, ऐसा यहाँ पे सवाल पूछा गया। वो लाल बहादुर शास्त्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या चौधरी चरण सिंह थे। तो आप सबको ही पता का वो कौन थे, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने ही 1965 में ये नारा दिया था, जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था ना, भारत और पाक का, तब हमारे पास अनाज बहुत ही कम पड़ गया था, तब ये नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। ठीक है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने फिर क्या कर दिया, जय जवान जय किसान के साथ और एक नारा जोड़ दिया, जय विज्ञान। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जो है उनके लिए ध्यान में रखना है जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, और अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये नारा किसका है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये नारा किसका है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये नारा किसका है। ठीक है। ओके, तब तक हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ओके, किस रक्त के समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो है वो कहा जाता है, और आपको सबको पता होगा ये है ओ निगेटिव। ठीक है, ओ निगेटिव किसी को भी, मतलब ये ओ नेगेटिव का जो ब्लड है वो किसी को भी, वो ए को भी चल जाएगा, बी को भी चल जाएगा, ए बी पॉजिटिव को भी चल जाएगा, तो किसी को भी चल जाता है ओ निगेटिव का। ठीक है, इसलिए इसे खून कोई भी, मतलब ये किसी को भी खून दे सकते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए ए बी पॉजिटिव, तो इन्हें किसी के भी खून ले सकते हैं। ठीक है, ये किसी के भी खून ले सकते हैं, और डी ओ निगेटिव जो होता है वो किसी को भी खून दे सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है, यूपी के काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, पता है आपको काला नमक चावल महोत्सव जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, सिद्धार्थ नगर में मनाया जाता है काला चावल महोत्सव। ठीक है, ये बुद्ध का महाप्रसाद भी इन्हें माना जाता है, बुद्ध का महाप्रसाद, महाप्रसाद भी इसे माना जाता है। सिद्धार्थ नगर हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, हो जाएगा इतना याद, बहुत ईजी है ना। ठीक है, सिद्धार्थ नगर जो है वो याद रखना है सिर्फ। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कारों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, तो कारों की जो हेडलाइट होती है उसमें देखिए दो आंसर काफी सिमिलर मिल रहे हैं, कॉन्वेक यानी कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, तो इसी में ही आंसर है। ठीक है, प्लेन या मिरर तो वगैरह ऐसा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। तो कौन सा हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, तो होता है अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर ध्यान में रखना है। और कॉन्वेक्स मिरर सर कहाँ यूज होता है, तो गाड़ियों के साइड के जो मिरर होते हैं ना, पीछे देखने के लिए। ठीक है, पीछे देखने के लिए हमेशा ध्यान में रखना है, वहां पे यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। और ये किसके लिए होता है, ये केंद्रित करता है, मेन जो हमारा आंसर है कारों की हेडलाइट जो होते हैं उनके लिए कॉनकेव मिरर, हेडलाइट के लिए। ठीक है, यानी लाइट के लिए, गाड़ी के जो लाइट होता है ना आगे का, उसके लिए कॉनकेव। और कॉन्वेक्स अगर हमें देखिए पीछे देखना है, गाड़ी का जो आईना होता है उसे पीछे देखना है, तो उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर जो है वो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ओके, ये लास्ट सवाल है, तो इसका आंसर कर दीजिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, और आप सबको ही पता होगा वो कौन है, राजा राममोहन रॉय। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राममोहन राय, यानी आर आर आर। ठीक है, मूवी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आर आर आर, राजा राममोहन राय को ही कहा जाता है ब्रह्म समाज के संस्थापक। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती पता है, इन्हें आर्य समाज के संस्थापक कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सवाल, शायद आपको ये सवाल जो है पसंद आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आंसर चाहिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं 100% आपके लिए क्वेश्चन आंसर जो है लेके आऊंगा, 101%, पूरी गारंटी है, प्रॉमिस है मेरा। बट आपको बताना है कि आपको कौन से टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा है, जिसपे आपको सवाल और उसके जो जवाब है वो चाहिए, मैं 100% कर दूंगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई शुरू रखिएगा, और अपने काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि काम ही आपको आगे बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो अभी इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।